हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। सॉरी, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें क्या है कि हमने प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन लिए हैं। जो बिल्कुल पेपर है ये आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें दोस्तों आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, वो क्या है कमेंट्स में आपको बताना है। कमेंट्स में अगर आप बताएंगे तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। 30 में से कितना का स्कोर आप कर सकते हो। इस वीडियो का फ़ायदा दोस्तों ये भी है कि ये बाइलिंगुअल वीडियो है। आपका हिंदी के लिए भी है ये, और आपकी इंग्लिश के लिए भी, यानी कि दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो प्रैक्टिस इस तरीके से रहेगी दोस्तों। हर क्वेश्चन को बिल्कुल ओपनली बताया जाएगा कि किसका क्या आंसर है, और बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है 61 से स्टार्ट है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर और स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों का मनोरंजन करना है, और मनोरंजन करने के लिए हमें एक तो स्वतंत्र बंदर है और एक नाचने वाले बंदर है। उन दोनों में क्या है कि भिन्न किस प्रकार से भिन्न है आपस में। इसका असेसमेंट दोस्तों कैसे किया जा सकता है, इसका एक ऑब्जर्व करके। ठीक है, इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंट को दोस्तों कोई चीज़ नहीं है कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें। सहयोग का हमें किसी का सहयोग करना नहीं है ना। परिचर्चा से काम बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ परिचर्चा हमें करनी नहीं है, क्योंकि बंदर क्या है दोस्तों, एक ना बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले नहीं होते, इनका बोलने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए हम परिचर्चा भी नहीं कर सकते इनसे। तो अब है दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। उपयुक्त विवरण का उपयोग होता है क्रम निर्धारण मापने के लिए, जांच सूची के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। दोस्तों अब क्या करना है कि एक शिक्षक जो प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है, उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का, जो ये है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दोस्तों एक फाइल होती है। पोर्टफोलियो दोस्तों एक फाइल होती है। फाइल में क्या है कि बच्चे का रिकॉर्ड क्लास टीचर जो होती है वो रखती है बच्चे का रिकॉर्ड। जैसे ही वो अगली क्लास में ट्रांसफ़र होता है तो इस रिपोर्ट को दोस्तों वो अगली टीचर को ट्रांसफ़र कर देती है कि बच्चे का स्टैंडर्ड, बच्चे का लेवल क्या चल रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए बच्चे ने क्या चीज़ सीख ली है और क्या भी सीखने में रह गई है। तो ये चीज़ें बताने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो एक दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों जो 30 नंबर की आपकी ईवीएस पूछ ही जाती है, उसमें 15 नंबर की आती है दोस्तों आपकी पैडागोजी, और 15 नंबर का आता है दोस्तों आपका कंसेप्ट। तो पैडागोजी इतनी अच्छी हो जाएगी दोस्तों प्रैक्टिस करने से, जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ की वो चीज़ उतनी ही धारदार बन जाती है। जैसे कि कोई चाकू दोस्तों आप जितना उसको घिसते हो वो क्या है उतना ही पैना होता चला जाता है। इसी प्रकार पैडागोजी का भी दोस्तों यही सेम हाल है, जितना इसको पढ़ोगे उतनी ही पैनी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताने वाला है कि पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अब हमें ऑप्शन पढ़ना है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ के हम इसको सॉल्व करेंगे। पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। ठीक है, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसके खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। ठीक है, एक पक्षी की चोंच लंबी सीधी नोकदार है जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। ठीक है, तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन दोस्तों क्या है कि पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के तर्क को देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से
अब हमें एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि किस ऑप्शन से हम बच्चे को एनालिसिस करा सकते हैं पक्षी की चोंच के बारे में। इसका जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है। इससे क्या कि पक्षी की जो चोंच होती है, किसी की मुड़ी वाली होती है दोस्तों, किसी की सीधी होती है, किसी की छोटी होती है, उनके उसी हिसाब से अपने अपने खाने हैं दोस्तों, भोजन वह उसी हिसाब से करते हैं। तो चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 64। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियों और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है। ठीक है, जो शिक्षिका है दोस्तों, टीचर है, वो नीम की पत्ती को और आम की पत्ती को उपलब्ध कराती है और बताती है दोस्तों कि किस तरीके से समान है। ठीक है, किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों 5वीं क्लास की शिक्षिका टीचर है, वो दोस्तों नीम के पत्ते इकट्ठे करती है और करती है दोस्तों आम के। अब वो बच्चे से पूछते कि इनमें समानता बताओ और विभिन्नता बताओ और भिन्न बताओ कि इनमें क्या चीज़ें अलग है और क्या चीज़ें समान हैं। तो इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल यानी कि कौन सा स्किल प्रयोग हो रहा है, वो चीज़ें हमें बतानी है। परिकल्पना करना, ठीक है, अनुमान लगाना, अवलोकन करना, मापना। अब दोस्तों अवलोकन हम उस चीज़ का करते हैं, ऑब्जर्व हम इस चीज़ का करते हैं जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष में चल रही होती है, डूइंग में होती है दोस्तों। जो चीज़ें डूइंग का मतलब है कोई चीज़ चल रही है तो उसका ही ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, या किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट उस चीज़ का। तो थर्ड हो गया दोस्तों आपका कैंसिल। अनुमान भी नहीं लगा सकते, अनुमान उस चीज़ का लगता है जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है प्रत्यक्ष में। परिकल्पना करना, मेजरिंग। अब दोस्तों मेजरिंग हम उस चीज़ का करेंगे जहाँ पर कोई मापने की बात होगी। अब यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन हमारा कहता है मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। मुक्त का मतलब दोस्तों होता है ओपन एंडेड, यानी कि जहाँ तक कोई क्वेश्चन का आंसर बता सकता है उस ब्रॉड एरिया है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ब्रॉड एरिया है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों के डैश विकास करना। अब जो ओपन चीज़ों को हम पूछते दोस्तों, वो क्या है कि हम कहीं से भी किसी भी चीज़ का उत्तर दे सकते हैं। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि डैश प्लस डैश इक्वल 8। अब दोस्तों जो 8 है वो किसी भी तरीके से बच्चा ला सकता है। वो 3 5 लिख सकता है, 6 2 लिख सकता है, 7 प्लस 1 लिख सकता है, यानी कि हमें 8 लाना है। वो ओपन माइंड है, बिल्कुल मुक्त है, मुक्त पर्सन है जिसको हम बोलते हैं। तो अभिसारी क्या हो गया दोस्तों, अभिसारी है दोस्तों एक क्लोज्ड कन्वर्जेंट। ठीक है, सुनने संबंधी कौशल दोस्तों गलत है ये, सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, ये क्या है, सृजनात्मक, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब है कि चीज़ों का रचना हो रही है माइंड में। अभिसारी दोस्तों एक ओपन एंडेड नहीं होता, क्लोज एंडेड होता है ये। तो इसका क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। अब क्या है कि जो पाठ्यक्रम है पर ईवीएस का सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं। पानी, वायु, भोजन, आवास। आपने दोस्तों ईवीएस की मैंने मिनी मैराथन दी हुई है, उसमें बिल्कुल डिटेल में पेडागोजी की है वो, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है पूरी पेडागोजी को। तो उसमें दोस्तों मैंने मेन थीम कराई है और सब थीम कराई है। मेन थीम हमारी होती दोस्तों 6 मेन थीम कौन सी होती दोस्तों, वो मैंने आपको मिनी मैराथन में कराया हुआ है। लेकिन इसमें दोस्तों जो वायु है वो हमारी थीम नहीं होती, ना तो मेन थीम होती है ना सब थीम होती है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूँ जो हमारी मेन थीम होती है वो कौन कौन सी होती है, अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं तो हमारी मेन थीम 6 है।
छह कौन कौन सी है? पहले नंबर की दोस्तों हमारी परिवार। कौन सी दोस्तों? परिवार। परिवार के बाद है दोस्तों हमारी भोजन। कौन सी दोस्तों? भोजन। भोजन के बाद हमारा पानी। क्या दोस्तों? पानी। पानी के बाद है हमारा आवास। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों? चार। आवास के बाद है दोस्तों यात्रा। कितना हो गया दोस्तों? पाँच। पाँच के बाद हमारा लास्ट है दोस्तों आपका थिंग्स, जो आप कर सकते, थिंग्स वी मे कैन डू, यानी कि जो आप करें, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो। तो मैंने आपको 6 थीम बता दी। 6 थीम में से अब आपको ये बताना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में इनमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका वायु नहीं है। कोशिश करता हूँ दोस्तों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको ये प्रश्न। तो इसके लिए अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। मिनी मैराथन में आप दोस्तों जाकर देख लेना, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल जैसे कि वैसा ही आपको ये क्वेश्चन रखा मिला है जो मैंने मिनी मैराथन में पेडागोजी में कंसेप्ट आपको कराया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। ऑप्शन को दोस्तों ये पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के रूप में कक्षा थर्ड से फिफ्थ में एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ो दोस्तों इसका एक बार, एक समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन को कक्षा एक सेकंड में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में, लेकिन कक्षा थर्ड व फिफ्थ में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक के रूप में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें ठीक है, और लेकिन मैं इसको और पढ़ लेता हूँ एक बार। इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, शिक्षार्थियों को जांचना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है कि ए और डी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अवलोकन और अभिलेखन आकलन के संकेतक है। संकेतक की यानी कि आपके इंडिकेटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, कक्षा में गतिविधि का संचालन, समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना। तो दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा अवलोकन का और इंडिकेटर का जो संकेतक का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका फोर्थ। किसी भी नज़दीक के पार्क में लेके जाओ बच्चे को, क्षेत्र भ्रमण कराओ, उससे क्या है उस वहाँ पे हम बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, बच्चों को रिकॉर्डिंग अभिलेखन करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है इंडिकेटर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन के पश्चात वे उसकी लंबाई जांचते और लिखते हैं। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। ठीक है, इस कार्य में जिन प्रक्रमण कौशलों पर बल दिया गया वे है दोस्तों 4 ऑप्शन है, परिकल्पना और अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत, गणना करना और अनुमान लगाना, और नापना और संप्रेषित करना। परिकल्पना और अनुमान लगाना, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती है। यह अवधारणा कक्षा 5th में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली
तरीके से संपादित होगी? प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के आपको बता देता हूँ कि कुछ वस्तुएं पानी में दोस्तों तैरती है तो कुछ डूब जाती है। ये वाला कंसेप्ट हमें कक्षा 5वीं में पढ़ाना है। मैं किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी, तो किस ऑप्शन से हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं इस ऑप्शन को, ये वाला चीज़ पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हम बच्चे को प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा इस चीज़ को क्या दोस्तों समझा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा उससे बेहतर है, प्रेक्षण के द्वारा। प्रेक्षण का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को सामने देखकर प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने के द्वारा। बी ऑप्शन क्या दोस्तों, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं है, यानी कि आपका इंडिकेटर नहीं है प्राइमरी लेवल पर? विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार, संधारण। इसका दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जो चीज़ें आपको याद होगी, इंडिकेटर्स मैंने दोस्तों कराए हुए हैं मिनी मैराथन में। अगर आपको इंडिकेटर्स याद है तो ही आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्या है कि इसमें पैडागोजी नहीं पूछी है। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हो तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आप इसको लगा लेते हैं। इसका क्या है, रिटेंशन, संधारण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 73वां प्रश्न है दोस्तों आपका, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल, टॉर्च। इसको दोस्तों आप सभी लगा लेंगे, ऑक्सीजन किट बहुत महत्वपूर्ण है पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए। इसका 74 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? गोवा, गुजरात, पुदुचेरी, केरल। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बताना कि कहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। अब दोस्तों जो गोवा है उसका है, गुजरात का है, पुदुचेरी का है या उसका है, तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गेहूँ, खजूर, सेब, नारियल। ये चीज़ें दोस्तों आपको बतानी है कि कौन से पेड़ का एक उदाहरण जो बीज है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गेहूँ के हैं, खजूर के हैं, सेब के हैं, नारियल के हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है कि किसके बीज है वो दोस्तों क्या है आपके गेहूँ, ठीक है। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। जो दोस्तों सुनीता विलियम्स है वो क्या कहना चाह रही है दोस्तों, दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। सेकंड ऑप्शन है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वो चीज़ें हमें बताना है सुनीता विलियम्स के बारे में। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो कौन सा आंसर है, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। तो इसका दोस्तों वह भारतीय मूल की, इसके दोस्तों ये 2 ऑप्शन मुझे बिल्कुल सेम लग रहे हैं। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महिला लगा रखा है, यहाँ पर दूसरी। तो अगर हम बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल बेहतर है फर्स्ट के मुकाबले, ठीक है। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पदार्थ है, किस राज्य में लोकप्रिय है? कश्मीर में है, कर्नाटक में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है।
कहवा दोस्तों आपको ये बताना है, कहवा आपका दोस्तों जो है आंसर इसका असम। ठीक है, तो आपको दोस्तों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपनी घर मोटी दीवारों के बनाते हैं। ठीक है, इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी है। इन घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि ये घर है, ठीक है, पेंटिंग तो दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बनाना पड़ा। तो ये घर है, इसमें क्या है, इसकी छतें और दीवारें क्या दोस्तों, ये दीवारें होती है दोस्तों मोटी। इनकी जो दोस्तों जो मोटाई होती है वो मोटाई होती है बहुत ज़्यादा। वो कंटीली झाड़ियाँ इनकी छतों पर पड़ी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर वर्षा दोस्तों क्या है, बहुत कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है। और यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए दोस्तों, समझ गए होंगे आप, इसका ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शकरकंदी जड़ है क्योंकि यह भूरे रंग की होती है, यह जमीन के नीचे उगती है, इसमें रेशे की भांति ढांचा और जल तथा खनिज लवण सोख लेता है, यह भोजन का भंडारण करती है। बी और सी इसके क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ज़मीन के नीचे उगती है और रेशम की भांति ढांचा है दोस्तों। बी और सी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अब है हमारा प्रश्न मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खी होती है। ठीक है दोस्तों, होती है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती है। बिल्कुल फर्स्ट ये है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। थर्ड हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट। श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा ही होती है। मादा का मतलब दोस्तों फीमेल। ये दोस्तों क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों चारों सही है, तो वो है दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस राज्य में टेपियोका यानी कि कसावा उगाया जाता है, पंजाब में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब ये दोस्तों आपके ईवीएस के डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आ चुके हैं। इनको बहुत जल्दी जल्दी अब हम करने वाले हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि दिमाग लगाना नहीं पड़ता, जो चीज़ें आपको याद है तो ही आप सॉल्व करोगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उस गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान सकता है। रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध, बाज। रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। ठीक है, सेकंड क्या है, उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है। ठीक है, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। ठीक है, उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। तो संघनित होकर संघनित होकर चश्मे की छोटी छोटी बूंदें बना देती है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर है गर्म हवा और यहाँ पर है ठंडी हवा। ठंडी हवा हमारे मुंह से नहीं निकलती। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका बिल्कुल गलत। उसके मुंह से, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। ठीक है, परत बना देता है, किस चीज़ की परत बना देता है, उसके मुंह से निकली हवा वाष्पित हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भाप बन जाएगी। भाप तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 84 84वां प्रश्न, गुजरात के समीपवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब मैं आपको चीज़ों को समझा देता हूँ दोस्तों। गुजरात का थोड़ा सा मैप में आपको बना के दिखाता हूँ इस तरीके से।
ठीक है। अब गुजरात का ये वाला एरिया होता है दोस्तों, ये वाला एरिया। अब इधर के बाद दोस्तों यहाँ पर आता है दोस्तों आपका एमपी। एमपी के बाद इधर आएगा दोस्तों आपका यूपी। तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों। राजस्थान, राजस्थान भी ऊपर है दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, राजस्थान में मान लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश दोस्तों इसकी सीमा से नहीं लगता गुजरात के। एक ऑप्शन हो गया आपका गलत, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। बिहार, बिहार हो गया दोस्तों आपका गलत। इस तरीके से आप देख कर भी कैंसिल कर सकते हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया आपका दूर, महाराष्ट्र बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। मधुबनी, मधुबनी के नाम से एक बहुत चीज़ें याद आती है दोस्तों। मधुबनी एक पेंटिंग है जो बिहार की एक जगह के ऊपर, नाम के ऊपर रखी हुई है। एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो बिहार में है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेलवे स्टेशन भी एक मधुबनी रेलवे स्टेशन है बिहार में, और वहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है मधुबनी पेंटिंग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है मधुबनी पेंटिंग में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो 4-5 चीज़ों का प्रयोग होता है, वो आपको याद रखनी है। तो 86% है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया की रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। दोस्तों गलत। रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। दोस्तों जो मलेरिया होता है वो क्या है कि मादा मच्छर के काटने के द्वारा होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट। अब रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? अब ग्वालियर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा में करना चाहती है? दिल्ली से वो कहाँ जाना चाहती है? ग्वालियर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों ग्वालियर किस दिशा में, किस डायरेक्शन में है। अब जैसे कि ये हो गया दोस्तों आपका मैप, ये भारत का मैप है। दिल्ली कहाँ पे है दोस्तों? आपकी दिल्ली है यहाँ पर मैप के इधर मान लो, लेकिन ग्वालियर जाना है उसे। ग्वालियर के दोस्तों उसे कैसे जाना है? उसे जाना है दोस्तों, इधर हो गया दोस्तों ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया आपका साउथ। तो उसे किस साइड जाना है? उसे दोस्तों जाना है पश्चिम की साइड, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट पर्सन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ठीक है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों, शिक्षार्थी में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। शिक्षार्थी में क्या है? संवर्धन करना। सबसे कम महत्वपूर्ण दोस्तों यही था, नेगेटिव में पूछा है सबसे कम, तो हमें थर्ड ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट लगाना है, क्योंकि यही नेगेटिव है। मैंने नेगेटिव की वजह से काट दिया, जबकि मुझे पता नहीं था दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा है आपसे। अब दोस्तों आपका 89वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किससे कहानी का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बच्चे को संवेदनशील बनाता है। दोस्तों ए क्या दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। बी पढ़ते हैं, इनके द्वारा पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। इनके द्वारा पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सी क्या है, पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। दोस्तों सी इतना बेहतर नहीं है, ठीक है। वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। इसका ए और बी दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी है आपका थर्ड ऑप्शन में। चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, यानी कि नेगेटिव में आपसे पूछा है। तो नेगेटिव में आपको नेगेटिव में ही जवाब देना है। आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों की मदद करता है, ठीक है। बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है, ठीक है। आकलन बच्चों की तुलना करने तथा उन्हें क्रम यानी रैंक देने के लिए नहीं है, ठीक है।
इसका थर्ड ऑप्शन क्या दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। आज की वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के लिए हैं और आपने दोस्तों कितना स्कोर कराया है वो आपको बताना है कमेंट्स में। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की वो आप हर वीडियो को देख सको। धन्यवाद दोस्तों।